बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है, जो कि बेसिकली फर्स्ट यूनिट की ही कंटिन्यूटी है, उसमें हम नर्सिंग रिसर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। उन बेसिक्स में आज जो हम स्टार्ट ले रहे हैं जिस स्लाइड से, वो कहता है कि व्हाट आर द नर्सेज रोल इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में नर्सेज का रोल क्या है। हर जाहिर सी बात है, हर नर्स अपनी एक्सपर्टीज़ एजुकेशन के हिसाब से रिसर्च में अपना अपना रोल अदा कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे पास दुनिया में जानी पहचानी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी पब्लिकेशन और इसका काम और इसकी गाइडलाइन बहुत वैल्यूड होती है, जिसमें हमारे पास अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है, कि वो कहते हैं कि जो भी नर्सेज रिसर्च में इन्वॉल्व होती है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है विद द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि मतलब जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड है, जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उतनी उनकी रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जिसके पास BSN या पोस्ट RN या डिप्लोमा जनरल नर्सिंग की जो है वो एक ग्रेजुएट है, तो वो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं हुआ कि ऐसे लोग जो है वो रिसर्च से एक्सक्लूडेड है या रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये लोग भी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट की अपनी एक डिग्री होगी। सो जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, करती क्यों हैं। देखें, एज अ प्रोफेशन हमें अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज जनरेट करनी पड़ेगी। एक प्रोफेशन तब ही प्रोफेशन बनता है जब उसकी अपनी नॉलेज हो। बोरोड नॉलेज से प्रोफेशन नहीं बनता, वो ऑक्यूपेशंस होते हैं। ठीक है। सो प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। इसी तरीके से नर्सिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पुराने ज़माने में, या आप 10 साल पहले, अगर आपकी किसी की प्रैक्टिस जो है वो 10 साल पुरानी है, तो वो देखें कि 10 साल पहले क्या प्रैक्टिस होती थी और अभी कितनी जिद्दत, कितनी डेवलपमेंट आई है इस चीज़ में। इसके साथ साथ रिसर्च बेस्ड पे जो हमारे पास फाइंडिंग्स आती है और वही हम अपनी केयर प्रैक्टिसेस में अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास पेशेंट के आउटकम पॉजिटिव निकलते हैं। और अगर यही प्रैक्टिसेस, इस तरह रिसर्च जो है हम एजुकेशन में करते हैं, तो जो नर्सिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो क्या आपको आइडिया था कि 20 साल पहले कोई ऑनलाइन क्लास नर्सिंग की इस तरह हो सकेगी? तो अब देखें, अब हो रही है। ये फैसिलिटेशन है जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये स्टैंडर्ड्स, और इसकी तरीके से हमारे पास नर्सिंग में जो नर्स प्रैक्टिशनर डिग्रीज निकली हैं, या इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में तो स्पेशलाइज्ड नर्सिंग है कि पीडियाट्रिक नर्सेज हैं, इमरजेंसी नर्सेज हैं, और ICU नर्सेज हैं, जो कि बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड हैं। ये क्यों? क्योंकि उनकी कुछ हद तक एजुकेशन जनरल है नर्सिंग की, उसके बाद वो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और जो आखिरी साल हैं उनके एजुकेशन डिग्री के, तो वो मेजर सब्जेक्ट्स के होते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास नर्सिंग नॉलेज डेवलप होगा, तो हम जो है एक प्रोफेशन के तौर पे सामने आएंगे लोगों के। ठीक है। सो जो नर्सिंग रिसर्च की प्रायोरिटीज़ हैं, उस प्रायोरिटीज़ में हमारे पास ये पिछले स्लाइड में जो हमने बताया, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कैसे करते हैं कि हम ऑन गोइंग बेसिस पे नर्सिंग केयर को इवेल्युएट करते हैं और उसको थ्रू क्रेडिबल नॉलेज और इम्प्रूव करते हैं। मतलब जो रिसर्च हमारे पास नॉलेज लेकर आती है, वो अप्लाई करके उस प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे पास नर्सिंग केयर की प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, उसका कोई एविडेंस हमें रिसर्च प्रोवाइड करती है। एविडेंस का मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कोई किताबी या कोई रिसर्च प्रूवन फैक्ट हो, कुछ नॉलेज हो, जिसके बेस पे हम लीगली सेफ हो कि अगर हम किसी मरीज को किसी मेडिसिन को देने से पहले कोई स्टेप ले लेते हैं, तो हमें ये पता हो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, कौन हमें ये गाइड कर रहा है। तो इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसके बाद अगर तो हमारी प्रैक्टिसेस एविडेंस और रिसर्च बेस्ड होगी, तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी और हमारे जो केयर की कॉस्ट है वो कम से कम होगी।
और इसके साथ साथ कंटिन्यूस ग्रोथ होगी नर्सिंग की एज अ प्रोफेशन। इसके साथ साथ हमारे नर्सिंग में जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी के हमारे गोल्स हैं उसको अचीव करने में हमारी हेल्प होती है, ठीक है। और हम दूसरे प्रोफेशन से खुद को अलग साबित करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम, अब बहुत सारे आपको पता है कि लोग और बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, बहुत बड़े लीडर्स, बहुत बड़ी पोजीशंस पे पब्लिक प्रोफाइल वाले लोग ये समझते हैं कि नर्स और पैरामेडिक एक ही चीज़ है, हालांकि नर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम पैरामेडिकल इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यही प्रोफेशनल बाउंड्री हमने अपने नॉलेज और रिसर्च के थ्रू क्रिएट करनी होती है। तो हमारे पास जिस तरह नर्सिंग प्रोसेस होता है, और नर्सिंग प्रोसेस आपको पता है कि हमारे पास हम सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, प्लान करते हैं, डायग्नोस करते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर इवेलुएट करते हैं। ये 5 स्टेप है हमारे पास। तो इसी तरीके से रिसर्च प्रोसेस की भी हमारे पास स्टेप्स हैं। सो हमारे पास रिसर्च भी जब होती है तो सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम या कोई इशू होता है, तब ही हमें इंसान तभी चेंज करता है या कभी कोशिश करता है जब उसको कोई मसला दरपेश होता है। जब तक इंसान की ज़िंदगी में मसाइल नहीं आते तब तक उन मसाइल के हल के लिए वो कोशिश भी नहीं करता। सो इसी तरीके से हमारे पास रिसर्च भी तब होती है जब हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है और वो प्रॉब्लम हमें ऐसे हो कि उसको टेक्निकली और स्टेप वाइज हमें ऐसे डील करना है कि वो बेनिफिशियल हो। सो जब प्रॉब्लम सामने आती है तो हमारा पर्पस बिल्ट होता है, हमारा एक मकसद वजूद में आता है कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए रिसर्च में जब ये फर्स्ट स्टेप आ जाता है तो सेकंड पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि किताबों में क्या लिखा है, इससे पहले कहीं पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहले कोई रिसर्च हुई है, किसी किताब में किसी ने इसके बारे में बात की है। तो जब हम सर्च करके रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। जैसे हमारे पास प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, किताबें हो गई, या और नॉलेज के सोर्सेज हो गए, जब वहाँ से हम नॉलेज लेते हैं तो वो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो है स्टडी फ्रेमवर्क का, कि हमारे पास जो है एक फ्रेमवर्क होता है जिस पे हमें काम करना होता है, मतलब एक पाथवे होता है। जब भी आप कोई स्टेप लेते हो तो उसके लिए आप प्लान करते हो कि मैंने इस प्लान पे चलना होता है। सो सिमिलरली रिसर्च में भी जब हम कोई प्लान बनाते हैं और उस प्लान पे स्टेप वाइज हमें जाना पड़ता है तो उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। जब हम अपना एक प्लान बना लेते हैं तो प्लान के बाद हम कहते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को हमने पूरा हल करना है या हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, कुछ हिस्सा हम अभी हल कर लेते हैं, कुछ हिस्सा बहुत सारे और रिसर्चेज हैं या फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। तो एक टाइम बाउंड डिसीजन लेने के लिए हमें उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं और हम उन ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं। तो इसके लिए हम फिर रिसर्च के वो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। जिस तरह हम नर्सिंग केयर प्लान में ऑब्जेक्टिव्स बना के, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बना के मरीज की केयर करते हैं, इसी तरीके से रिसर्च में भी हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और हर ऑब्जेक्टिव के बेस पे फिर क्वेश्चंस बनाते हैं, खुद के लिए सवालात उठाते हैं कि अच्छा मेरा गोल जो है फला चीज़ को हल करना है, तो उसको अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आऊँ तो कोई मुझसे पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे तो मैं बताऊंगा कि इस तरीके से हम ये रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हमने सेट करना होता है। इसके बाद हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है जो कि प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है या हमारी अंडरस्टैंडिंग शो हो रहा है कि ये चीज़ इस तरीके से होगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम आते हैं स्टडी वेरिएबल्स पे, और स्टडी वेरिएबल्स हमारे पास इंटरेस्ट के वो वाले पैरामीटर होते हैं जिनको हम देखना चाहते हैं उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि अगर किसी हॉस्पिटल में नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है, ठीक है,
तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो मेरा प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कॉजेटिव फैक्टर क्या क्या होंगे, तो तब ही मैं उन पे कंट्रोल करके मैं अपने नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के रेट्स को कम कर सकूंगा। ये जो कॉजेटिव फैक्टर है जिसमें हैंड वॉशिंग का ना होना, इम्प्रॉपर शार्प हैंडलिंग हो गई, इसी तरीके से जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं वो ना होना, और रीयूज ऑफ इक्विपमेंट विदाउट स्टेरिलाइजेशन, ये सारे जो है वो इसके वेरिएबल्स हैं जिसको हम मेजर करके आइडेंटिफाई करके उनकी इंटेंसिटी मालूम करते हैं कि कौन से वेरिएबल्स हैं, और फिर इन मौजूदा वेरिएबल्स में भी कौन कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। और सिमिलरली जब हमारे पास उसके वेरिएबल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम अजम्पशन इन टर्म्स के हाइपोथेसिस और अजम्पशन तकरीबन एक ही चीज़ है, ये दोबारा रिपीट हुआ है इधर। और फिर हम रिसर्च डिज़ाइन चूज कर रहे होते हैं कि हमने ये रिसर्च कौन से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी है, डिस्क्रिप्टिव करनी है, क्वांटिटेटिव करनी है या क्वालिटेटिव करनी है। डिज़ाइन हम बाद में पढ़ेंगे। सिमिलरली फिर हम अपने इंटरेस्ट का पॉपुलेशन और सैंपल चूज करते हैं। उसके बाद हम जब पॉपुलेशन चूज करके उससे सैंपल ले लेते हैं तो सैंपल से फिर हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। तो हमें डेटा कलेक्शन के लिए कुछ खास एक मेथड चाहिए। अब आपको जब भी किसी मरीज का बीपी लेना होता है तो आप mmHg में उसको स्पेग्मोमैनोमीटर यूज करके लेते हैं। इसके अलावा तो आपके पास बीपी मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, आमतौर पे यूज करने वाला। ये वो डिवाइस है जिससे हम बीपी आमतौर पे मेजर करते हैं और ये वो यूनिट है जिसमें हम बीपी मेजर करते हैं। तो ये आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट है। सिमिलरली जब हम रिसर्च में डेटा ले रहे होते हैं तो हमारे पास एक टूल होता है या सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या हमारे पास कोई इक्विपमेंट होता है जिसको हम यूटिलाइज करते हुए हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं। उसको कहते हैं, उस हेल्पफुल टूल को या इक्विपमेंट को हम मेजरमेंट टूल कहते हैं। जब हमारे पास मेजरमेंट टूल आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं इन द स्टेप ऑफ डेटा कलेक्शन। उस डेटा को फिर एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि ये डेटा किस तरीके से है, और ये इस पे डिफरेंट रिजल्ट्स अप्लाई करके या डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करके जब हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं तो उसको हम रिसर्च आउटकम्स कहते हैं। अब जब हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं और या रिसर्च आउटकम आ जाते हैं तो फिर हमें उसको डिसेमिनेट करना होता है। मैंने आपको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की मिसाल दी, मैंने उस पर डेटा भी कलेक्ट कर लिया, मुझे पता चल गया कि सबसे ज्यादा कॉमन रीजन नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का वो हैंड वॉशिंग का ना होना है। तो मैं अब सारे डॉक्टर्स, नर्सेज और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है जो पेशेंट केयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है उन सबको कम्युनिकेट करूंगा, डिसेमिनेट करूंगा, उनको बताऊंगा कि देखें आप हैंड वॉशिंग करें, आप हैंड वॉशिंग करें। जगह जगह मैं बैनर भी लगाऊंगा, पैम्फलेट्स भी लगाऊंगा, मैं वहाँ सोप भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं पॉजिटिवली रीइंफोर्स भी करूंगा, सुपरवाइजर्स को भी कहूंगा कि वो चेक कर लें कि ये लोग हैंड वॉशिंग करते हैं या नहीं करते। तो ये डिसेमिनेशन जब होगी, जब आप रिजल्ट दूसरों को बताते हैं तो उस पर अमल होगा और इस तरीके से ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप रिसर्च के एंड में अपने लिमिटेशंस लिखते हैं और वो लिमिटेशंस क्या होती है? वो लिमिटेशंस ये होती है कि आप दूसरों को बताएं कि हाँ ये प्रॉब्लम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अभी इसको सिर्फ इतने हद तक रिसर्च में मालूम कर सकती थी, मेरे रिसोर्सेज, टाइम और बाकी एक्सपर्टीज की कमी की वजह से, कि मैं ये मालूम कर लूं कि ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा है, और बस। मैं अपनी जेब से उनको सोप प्रोवाइड नहीं कर सकता, पानी प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मालूम कर लूं कि ये होती किस वजह से। सो ये पूरा रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर कर लें नर्सिंग रिसर्च को रिसर्च प्रोसेस के साथ, तो अगर देखें कि जब रिसर्च प्रोसेस में हमारे पास प्रॉब्लम आता है, हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं
और उसमें फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लेते हैं, अपने रिसर्च क्वेश्चंस मालूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिसर्च प्रोसेस है। सिमिलर प्रोसेस अगर हम नर्सिंग प्रोसेस के अंदर देखें तो जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें हमारे पास असेसमेंट होती है और इसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस और रिसर्च प्रोसेस मैच कर रहा होता है, वो एक ही सेम ही प्रोसेस है। फिर दूसरा स्टेप हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस का है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना, ठीक है। और यही चीज हम रिसर्च प्रोसेस में जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और इसके लिए हम पॉपुलेशन एंड सैंपल चूज करते हैं, तो ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस के बराबर का स्टेप है। सिमिलरली नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास तीसरा स्टेप जो है गोल आइडेंटिफिकेशन और प्लानिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो रिसर्च में हम इस तरह करते हैं कि हमें भी एक डिज़ाइन चाहिए, एक मेथड चाहिए और एक मेजरमेंट टूल चाहिए कि हमने किस तरीके से उस रिसर्च को कंडक्ट करना है, कौन से लोगों को टारगेट करना है, कितने अरसे के लिए डेटा लेना है और डेटा को किस डिज़ाइन पे इस्तेमाल करके एनालाइज करना है। तो ये दोनों प्रोसेस इसी वजह से सिमिलर आ रहे हैं, आमने सामने लिखे हैं। और ये जो फोर्थ वन है इम्प्लीमेंटेशन, तो जैसे हम नर्सिंग केयर को इम्प्लीमेंट करके हम फिर कुछ अर्से बाद उसको इवेलुएट करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला, सिमिलरली हम रिसर्च प्रोसेस में डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। द लास्ट स्टेप इज इवेल्युएशन एंड मॉडिफिकेशन इन नर्सिंग रिसर्च। तो हमारे पास जो नर्सिंग प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि हमारे नर्सिंग केयर प्लान के रिजल्ट्स क्या निकले हैं। सिमिलरली नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस में हम देखते हैं कि आउटकम क्या आया है, रिजल्ट क्या आया है और लोगों को तक बताते हैं। ये तकरीबन अगर हम उसको एक पैमाने पे रख के जज करें तो सेम ही सेम चीज़ें दिख रही हैं हमें। सो इन अ शॉर्ट वे हम कह सकते हैं कि रिसर्च प्रोसेस जो है वेरियस या जो है एक कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ स्टेप्स हैं या एक्शन है जिसमें हम इफेक्टिव रिसर्च वर्क कंडक्ट करते हैं। और इसमें हमारे पास जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्लोजली रिलेट होती है और जो भी हमारे पास स्टेप्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर एक स्टेप हो रहा है तो हम दूसरा नहीं कर सकते, ये बल्कि हमारे पास जुड़ी हुई है। हम एक स्टेप करते हुए दूसरों को भी साथ देख रहे होते हैं और दूसरे स्टेप को करते हुए पहले वाले और आने वाले स्टेप को भी साथ देख रहे होते हैं। सो ये एक कंटिन्यूटी ऑफ स्टेप्स हैं जो हम साथ साथ कर रहे होते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो मैंने पहले आपको बताया, आपको जस्ट इसको देखना और रीड करना पड़ेगा और इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। जब हिस्ट्री पे आके बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च की तो देखें नर्सिंग रिसर्च जिस तरह हमारी फील्ड जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराई है, इसी तरीके से नर्सिंग रिसर्च भी ही हमारे पास एक खास पैटर्न से वक्त के साथ साथ डेवलप हुई है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो 1930 से 1940s तक हमारा पूरा फोकस नर्सिंग एजुकेशन पे था क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था ही नहीं नर्सिंग में। फिर 1950 से लेकर 1960s के दरमियान हमारा जो फोकस था लीडर्स का वो नर्सेज और उनके रोल पे था कि हॉस्पिटल में नर्सेज का रोल क्या होगा, क्योंकि पहले तो नन्स जो होती थी वो बाकायदा नर्सेज का रोल प्ले करती थी। सो फिर बाद में जब आम लोग नर्सिंग में आना शुरू हो गए तो ये डिफाइन होना शुरू हो गया कि नर्सिंग के क्या काम हैं और बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स के क्या क्या काम हैं। इसके बाद 1970s से 1990s तक जो हमारा फोकस रहा वो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स पे था कि अगर फलां डिजीज़ हो तो उसके लिए कौन सी नर्सिंग केयर प्लान हम देंगे और फलां डिजीज़ हो तो कौन सी केयर हम डिफाइन करेंगे। जो नैंडा की आप सब उसकी बुक को जानते हैं, जो नैंडा की बुक बनी वो इसी दौरान में आई। सो ये टेबल जो 3-4 स्लाइड पे मुश्तमिल है ये आपको कुछ शॉर्ट हिस्ट्री बता रहा है नर्सिंग रिसर्च का।
सो 1850 में हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिसर्च की बुनियाद रखी, लेकिन वक्त के साथ वो एक्टिव नहीं थी। जैसे आपको पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी बुक 13 कैनन्स में जो अपने 13 पॉइंट्स थे, जिसमें वेंटिलेशन, क्लीननेस, प्योरिटी ऑफ वाटर, डाइट, ये सारी चीज़ें और उनका इफेक्ट पेशेंट के हेल्थ पे बताया था। और उन्होंने अपनी ही इन ही 13 कैनन्स को यूज़ करते हुए जो कैरेबियन वॉर था उसमें अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स दिखाई थी कि जो भी वहाँ पे सोल्जर्स थे उनकी डेथ रेशो 43% से कम हो के 2% पे रह गई, जस्ट बिकॉज कि वो क्लीन एनवायरनमेंट, साफ पानी, बीमारी के मुताबिक हाई प्रोटीन डाइट, उनको अच्छी साफ हवा और काम एंड कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती थी, जिसकी वजह से अगर 100 में से 43 पेशेंट की डेथ होती थी तो वो कम होकर 100 में से 2 पेशेंट पे आ गई। इसी तरीके से 1900 में पहला जर्नल छपा, फिर 1920 से 1930 तक अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। 1923 में हमारे पास टीचर्स कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहला पीएचडी प्रोग्राम शुरू हुआ था, जबकि पाकिस्तान में यहाँ पे अभी 2017 में शुरू हुआ है। तो आप देख लें कि हम तकरीबन दुनिया से अपनी फील्ड में 100 साल पीछे हैं। फिर 1950 में अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 5 साल का एक स्टडी प्रोग्राम जो कि नर्सिंग फंक्शन और एक्टिविटीज़ पे था वो इनिशिएट किया। फिर जर्नल आया, जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च 1952 में। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया न्यूयॉर्क ने एक इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए बनाया नर्सिंग में, और इसी तरीके से ये एक्टिविटीज़ होती रही और हमारे पास जो है वो अभी जो आप देख रहे हैं कि 1999 एंड ऑनवर्ड हमारे यहाँ नर्सिंग रिसर्च की काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीएचडी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, लोग पोस्ट डॉक कर रहे हैं, जर्नल्स इतने सारे हैं, बहुत सारे रिसर्चेस अपने नर्सिंग के फिनोमेनास पे हो रहे हैं, और कम्युनिटी बेस्ड हो गया या हमारे पास हॉस्पिटल बेस्ड हो गया, ये सारी रिसर्चेज हो रही हैं। और आजकल एक काफ़ी फ्लो आ गया है नर्सिंग रिसर्च में, तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बनी हैं। अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग रिसर्च में पैराडाइम क्या चीज़ होती है। पहले तो हम पैराडाइम को समझ लेते हैं। पैराडाइम क्या है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पैराडाइम है क्या चीज़। देखिए, हर इंसान का अपना एक नज़रिया है, किसी भी चीज़ के बारे में अपना एक व्यू होता है, उसकी एक सोच होती है। हर चीज़, हर इवेंट, हर इंसान, हर चीज़ के बारे में हमारा अपना एक पर्सपेक्टिव है, और जिसमें हम अपनी एक दुनिया के हवाले से उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है और जो असल दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है उसकी मैचिंग करके हम चल रहे होते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो भी चीज़ इस दुनिया में हो रही है ये किसी वजह से हो रही है। इस सोच को और इस कॉन्सेप्ट को हम पैराडाइम कहते हैं, कि हम किस नज़र से दुनिया को देख रहे हैं। इट इज अ वर्ल्ड व्यू, दुनिया को हम किस नज़र से देख रहे हैं, ये मेरा पैराडाइम है। सो पैराडाइम आर lenses that help us to sharpen our focus on the phenomena of interest. They are not blinder, they limit our intellectual curiosity. तो जो पैराडाइम है इससे हम दुनिया को देखते हैं और हमारा जो एक नज़रिया बनता है किसी भी चीज़ के बारे में, हमारी इंटरेस्ट जिस चीज़ में होती है उसको समझने में, उसको हम पैराडाइम कहते हैं। अगर तो मेरे पास मेरे नज़रिए, मेरी सोच, मेरे तख़य्युल की बुनियाद नहीं होती तो तजस्सुस, क्यूरियोसिटी और सस्पेंस की वजह से हम लोग जो है वो मारे मारे फिर रहे होते थे जब हमें जवाब नहीं मिलता। तो हमारे उस सस्पेंस को कम करने के लिए खुदा ने हमें एक सेंस दिया जिससे हम हर चीज़ का अपना एक नज़रिया क्रिएट करते हैं बाहर की दुनिया की चीज़ों के साथ मिला के। इसको हम कहते हैं पैराडाइम। सो नर्सिंग रिसर्च में भी हमारे पास पैराडाइम है जिसमें दो मेन है। एक को कहते हैं पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, दूसरे को कहते हैं नेचुरलिस्ट पैराडाइम या कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम। नेचुरलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम एक ही चीज़ है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है 19th सेंचुरी में कॉम्टे, न्यूटन एंड लूकी ने, ये 3 फिलोसोफर थे, इन्होंने इसकी इंट्रोडक्शन दी हमें। और इनके मुताबिक द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन सम रियलिटी विच हैज टू बी स्टडीड एंड नॉन, कि इस दुनिया में हर चीज, हर फिनोमिना, हर एक इवेंट किसी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हमें मालूम करना है, जिसको हमें स्टडी करना है। इसको कहते हैं पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए दुनिया में हर चीज को समझने की। हर चीज जो हमारी जिंदगी में आती है तो कुछ ना कुछ हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि हम उसको समझ लें। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ये कह रहा है। और इसकी अजम्पशन इज a basic principle or truth that is not to be challenged and is believed to be true without proof of verification. Objective reality exists independent of human observation. कि इसका मतलब यह है कि हर चीज की एक हकीकत है और उस हकीकत को हम चैलेंज नहीं कर सकते, बल्कि उस हकीकत को हमें समझना है। और हर वो चीज जो एग्जिस्ट कर रही है उसकी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, चाहे वो हमारी ऑब्जर्वेशन में आ सके या ना आ सके। डिटर्मिनिज्म का के फिनोमेना आर नॉट हैपहैज़र्ड और रैंडम इवेंट बट हैव एंटेसिडेंट कॉज, कि जो भी चीज हो रही होती है ये ऐसे ही किसी वजह से डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि उसके लिए पहले से कोई वजूहात मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो चीज वजूद में आती है या अमल में आती है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज डायरेक्टेड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉज ऑफ नेचुरल फिनोमिना, कि जैसे हमारे पास जो भी कुदरती आफात आते हैं, जिलजिले आते हैं, या फिर हमारे पास पेंडेमिक्स आती हैं, आउटब्रेक्स होती हैं, या नई बीमारी निकल आती है, तो इसके लिए फिर हम इस तरह रिसर्च करते हैं कि उनके अंडरलाइंग कॉजेज मालूम कर लें। जैसे कोविड आ गया तो कोविड का साइंटिस्ट लगे रहे हैं कि किस वजह से आया है, फिर उनको मालूम हुआ कि ये जो है, कोई कह रहा था कि बैट्स यानी चमगादड़ का गोश्त खा लिया, कोई कहता है पिग का गोश्त खा लिया, कोई कहता है सी फूड से लगा है। इसी तरीके से जो अगर ज़लज़ला आता है तो साइंटिस्ट कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई ज़मीन की, जिसकी वजह से वो पोजीशन चेंज हो गई, जिसकी वजह से ज़लज़ला आया। तो इसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म। और एक मिसाल नीचे दी गई है कि इफ अ पर्सन डेवलप लंग कैंसर द साइंटिस्ट अज्यूम दैट देयर मे बी वन और मोर रीजन दैट कैन बी पोटेंशियली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड, कि अगर लंग कैंसर जो है किसी को डेवलप हो जाए फॉर एग्जांपल, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जेनेटिक भी हो सकता है। अब उनको ये नहीं पता कि ये किस वजह से होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोकर्स नहीं है जिनको फिर भी लंग कैंसर हो जाता है, तो हो सकता है वो जेनेटिक्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है वो किसी और एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन्स के साथ हो सकता है वो उसकी एनवायरमेंटल टेंडेंसी, इसकी फिजिकल टेंडेंसी, या किसी और ऑर्गन का कैंसर जो है वो उसके सेल्स यहाँ तक म्यूटेट होके, या जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, वो होके लंग को भी कैंसर लग गया हो। सो दैट इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। जहां पे बात आती है नेचुरलिस्टिक पैराडाइम की। नेचुरलिस्ट पैराडाइम जो है, हमें वेबर एंड कांट, हमारे पास 2 फिलोसफर्स थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और वो कहते हैं कि द रियलिटी इज नॉट फिक्स एंटिटी बट इज द आउटकम ऑफ सब्जेक्ट्स एक्टिविटी, कि जो भी हमारे पास रियलिटीज होती हैं इस दुनिया में, किसी भी चीज की रियलिटी हो, ऑब्जेक्ट की हो, इवेंट की हो, या किसी और चीज की हो, ये हमारे पास जो है इसकी कोई एक वजह नहीं है, मल्टीपल है और वक्त के साथ चेंज हो सकती है। मैं कहूं कि जो कोरोना हुआ है ये किसी लेबॉर्ट्री से इस तरह एक्सपेरिमेंटल वायरस रिलीज हुआ है, कोई और कहता है नहीं ये खिंजीर का गोश्त खाने से हुआ है, कोई तीसरा कहता है नहीं ये बैट्स यानी चमगादड़ के खाने से हुआ है, और कोई कहता है कि ये हमारे ऊपर खुदा का गजब था क्योंकि हम इतने गुनाह कर रहे हैं। तो अब अगर देखें तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक की अपने एक पर्सपेक्टिव के बेस पे उसकी एक रियलिटी उन्होंने बनाई होती है। सो वो कहते हैं कि ये इस तरह फिक्स नहीं होती,
बल्कि हमारे पास आउटकम होता है एक्टिविटी का। और इसमें रिलेटिविज्म होता है कि एक चीज, एक ही फिनोमेना के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करते हैं इंसानों की जिंदगियों में, उनके दिमाग में, और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें हम किसी एक नतीजे पे पहुंचे, उसको बिल्कुल सारी दुनिया एब्सोल्यूट ट्रुथ मान के उसको गलत कहें और सारी दुनिया एब्सोल्यूट मान के सही कहे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि देयर इज नो फाइनल ट्रुथ और फॉल्सिटी, ये कोई एक चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो कि परमानेंटली गलत हो या परमानेंटली ठीक हो। तो सब्जेक्टिविटी है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसीलिए नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो अज्यूम करते हैं कि नॉलेज इज मैक्सिमाइज when the distance between the researcher and the participant in the study is maximized, कि जब रिसर्चर और पार्टिसिपेंट जिनसे वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके दरमियान सोच का, उनके दरमियान ख्यालात का, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग का फासला कम हो जाए, तो रिसर्चर उन लोगों के जिंदगियों में जो चीज़ हो रही होती है जिस पे वो रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। पॉजिटिविस्ट सिंपल ये कहते हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है और जो दुनिया में हो रहा है उसकी कोई एक कुछ ना कुछ वजूहात हैं, जबकि नेचुरलिस्ट कह रहे हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन मल्टीपल फॉर्म में, सब्जेक्टिव रियलिटी है, और हम लोगों ने जहनों में अपने उसके बारे में मुख्तलिफ सोच और ख्यालात गढ़े होते हैं, या हर एक की अपनी सोच के हिसाब से प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों जो बुनियादी तौर पे अजम्पशंस हैं, जैसे नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, तो दोनों कह रहे हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक कह रहा है कि एक ही फॉर्म में, दूसरा कह रहा है मल्टीपल फॉर्म में। दूसरा जो पॉइंट था कि रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, तो पॉजिटिविस्ट कहता है कि चाहे हम उसको पढ़े या ना पढ़े वो रियलिटी तो एग्जिस्ट करेगी, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है कि नहीं, वो रियलिटी अगर तो हम पढ़ें तो शायद हमारे बीच जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए, बावजूद इसके कि हम एक जवाब पे ना पहुंचे लेकिन डिस्टेंस जरूर कम होगा। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिविटी पे है और कंस्ट्रक्टिविस्ट सब्जेक्टिविटी पे है कि हर बंदे की अपनी सोच, ख्यालात और ऑब्जर्वेशंस पे उसकी रियलिटी डिपेंड करती है। और इसमें जो मेथड यूज कर रहे हैं वो अपने लिखे हैं कि पॉजिटिविस्ट जो है वो डिडक्टिव है। डिडक्टिव मैंने बताया कि बहुत सारे आइडियाज में से एक एक निकाल के एक खास स्पेसिफिक आइडिया पे आ जाए, वो पॉजिटिविस्ट है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो इंडक्टिव अप्रोच पे चल रहे होते हैं कि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिला के एक बड़ा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट या नेचुरलिस्ट पैराडाइम कहते हैं। आज के लिए इस रिसर्च लेक्चर में इतना काफ़ी है। ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट थे, आप इसको समझ लें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टाइप ऑफ रिसर्च, जिसमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ फर्दर टाइप्स हैं, वो सुपरफिशियली हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।